नमस्कार श्रोताओं, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के साथ और रीजनल न्यूज यूनिट आप सभी के लिए लेकर आया है आज दिनांक 11 मार्च 2026 को 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के चौथे दिन की बैठक पर आधारित ये खास कार्यक्रम। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 8वीं विधानसभा के छठे सत्र के तीसरे दिन की बैठक में कल वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अरुणाचल प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं वित्त प्रभारी मंत्री चौना मेन द्वारा बजट पेश किया गया। इसके साथ ही उन्होंने अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से लगातार 12वीं बार राज्य का बजट प्रस्तुत किया। श्री मेन ने कहा, अरुणाचल प्रदेश बजट 2026-27 को लोगों की जरूरतों और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और लगभग 36,607 करोड़ रुपए के बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और आजीविका पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत सड़क और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने, नए अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर स्थापित करने, स्कूलों को उन्नत बनाने तथा प्रारंभिक बाल शिक्षा को मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के छठे सत्र के चौथे दिन आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक लाइसिम सिमाई ने चांगलांग और तिनसुकिया जिले के बीच राज्य की सीमा का मुद्दा उठाया, जो वर्ष 2020 से जब से असम अरुणाचल सीमा का मुद्दा उठा है, असम सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि असम की ओर से अब तक 17 बार बिना किसी आधिकारिक सूचना के दौरे किए गए हैं, जिनके दौरान स्थानीय लोगों के साथ मारपीट की घटनाएं, फसलों को नुकसान पहुंचाया गया और यहाँ तक कि 2 मार्च 2022 को गाँव के मुखिया को पूछताछ के लिए उठा लिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियों से अरुणाचल प्रदेश सरकार की अधिकारिता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जो बेहद ही चिंता का विषय है। उन्होंने सरकार से पूछा कि इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जा रहे हैं और असम सरकार के साथ बातचीत कर इस विवाद का समाधान कब तक किया जाएगा। प्रश्न का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री मामा नातुंग ने कहा है कि ये मुद्दा पिछली बार भी उठाया गया था। उन्होंने बताया है कि चांगलांग जिले के 5 गाँव नामसाई घोषणा में शामिल नहीं थे। साथ ही सीमा निर्धारण के लिए पहले बोरदोलोई आयोग बनाया गया था और बाद में चैटर समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने सभी सीमा क्षेत्रों और गांव का सर्वेक्षण करने की सिफारिश की थी। समिति की सिफारिशों के अनुसार 5 गांव असम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यहाँ तक कि वन विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने भी इस पर सहमति जताई है। इन गाँवों में अरुणाचल सरकार की कोई सरकारी सुविधा नहीं है, इसलिए उन्हें नामसाई घोषणा में शामिल नहीं किया गया। राज्य की सीमा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि उन्होंने चांगलांग जिले के संबंध में असम सरकार से पहले ही बातचीत की है और ये विवाद काफी लंबे समय से चला आ रहा है। उन्होंने बताया कि वह असम के मुख्यमंत्री के संपर्क में है और वहां चुनाव समाप्त होने के बाद इस मुद्दे को फिर से उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा के सर्वेक्षण और सीमांकन की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से शुरू की जा चुकी है, जिसमें सीमा स्तंभ भी स्थापित किए जा रहे हैं ताकि लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान हो सके। उन्होंने बताया कि पाके केसांग जिला सीमा स्तंभ स्थापित करने के लिए पहला जिला चुना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नामसाई घोषणा और उसके बाद की सीमा समाधान प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अरुणाचल प्रदेश को असम के साथ अंतर्राज्यीय सीमा पर कुल मिलाकर क्षेत्रीय लाभ हुआ है। 8 जिलों को शामिल करते हुए अंतिम सीमा समझौते में अरुणाचल प्रदेश को कुल क्षेत्रफल के लिहाज से स्पष्ट लाभ मिला। उन्होंने कहा कि तिराप सेक्टर से जुड़े मुद्दे 20 अप्रैल 2023 को असम और अरुणाचल सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU के तहत पहले ही सुलझा लिए जा चुके हैं। वही कामले, पपुमपारे, लोअर सियांग, लोअर दिबांग वैली, लोंगडिंग जिलों से जुड़ी बाकी मुद्दों को दोनों राज्यों की क्षेत्रीय समितियों के माध्यम से सुलझाया जाएगा। श्रोता साथियों, विधानसभा की बैठक में आज अरुणाचल प्रदेश शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन विनियमन और प्रबंधन विधेयक 2026 को गहन चर्चा के बाद पारित किया गया। विधेयक को पेश करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री PD सोना ने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पहले उन्होंने हर जिले का दौरा किया। NGO, शिक्षकों, छात्र संगठनों और अन्य हितधारकों से भी सुझाव लिए गए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के आवास, छात्रावास और शैक्षणिक भवनों की कमी को दूर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मानव संसाधन की कमी को धीरे धीरे पूरा किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि टीचर्स रजिस्ट्री पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें हर शिक्षक की नियुक्ति, पोस्टिंग और योग्यता से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। शिक्षक इस पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर या पोस्टिंग का अनुरोध भी कर सकेंगे और इसमें खाली पदों की जानकारी भी देखी जाएगी। श्री सोना ने कहा है कि ये पोर्टल मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए संचालित होगा, जिससे मानवीय हस्तक्षेप कम होंगी। उन्होंने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा सभी मेडिकल आधारों की जाँच की जाएगी ताकि गलत आवेदन को रोका जा सके। अभी तक
80% से अधिक आवेदन खारिज किए गए हैं, क्योंकि उनमें ज्यादातर जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज शामिल थी। उन्होंने कहा कि हार्ट, सॉफ्ट और मिडिल एरिया का निर्धारण क्षेत्र के आधार पर नहीं बल्कि स्कूल के आधार पर किया जाएगा। जिन स्कूलों में कई वर्षों से शिक्षक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें कठोर क्षेत्र यानी हार्ट एरिया माना जाएगा। उन्होंने कहा कि लगभग सभी स्कूलों तक अब सड़क संपर्क उपलब्ध है, इसलिए नियमों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही राजनीतिक सिफारिशों को शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा, ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जा सके। उन्होंने स्वीकार किया है कि डीटीएससी का नाम छूट जाना एक चूक थी और इसे सही किया जाएगा। और अंत में उन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचे को पूरा होने में 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा और धीरे धीरे शिक्षकों और अन्य मानव संसाधनों की तैनाती भी की जाएगी। इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए विधायक तोपिन अहते ने कहा है कि ये विधेयक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने, शिक्षकों को उचित प्रशिक्षण देने और छात्रों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाया गया है। उन्होंने अध्याय 4 की धारा 12 का उल्लेख करते हुए कहा है कि हर नए शिक्षक को कठोर क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष की अनिवार्य सेवा प्रदान करनी होगी, जब तक कि धारा 40 के तहत उन्हें छूट न दी जाए। उनके पूरे सेवा काल में कम से कम 10 वर्ष कठोर क्षेत्रों में सेवा देना अनिवार्य होगा। विधायक ने कहा है कि अध्याय 6 की धारा 20 में स्थानांतरण के बाद 15 दिनों के भीतर ज्वाइन करने का प्रावधान है, लेकिन इसमें रिलीज ऑर्डर का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि छूट के आधारों पर परिवार के सदस्यों को आश्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि कई मामलों में परिवार के सदस्य भी पूरी तरह निर्भर होते हैं। इसके अलावा हार्ट, मिडिल और सॉफ्ट एरिया स्कूलों की स्पष्ट श्रेणीकरण की भी आवश्यकता जताई गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि विधेयक में सेवानिवृत्ति की आयु का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं किया गया है। इस चर्चा में भाग लेते हुए विधायक जीके ताको ने स्कूलों के स्पष्ट श्रेणीकरण और नियमों के सख्त पालन की मांग की। उन्होंने कहा कि एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें शिक्षकों के नाम, पोस्टिंग और ट्रांसफर की पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। वही विधायक तोजिर कादू ने कहा है कि ट्रांसफर से पहले शिक्षकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और संयुक्त पोस्टिंग के मुद्दे पर भी विचार विमर्श करना बेहद जरूरी होगा। विधेयक के संबंध में विधायक नाबाम विवेक ने अध्याय 2 की धारा 4 में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डीडीएससी को शामिल करने की मांग की गई है। मांग का समर्थन करते हुए विधायक तोको तातुंग ने भी कहा है कि जिला शिक्षा प्रमुख को जिम्मेदार बनाने के लिए डीडीएससी को शामिल किया जाना चाहिए। विधायक ओकेन तायंग ने कहा है कि अब अरुणाचल प्रदेश में विकास का काफी विस्तार हो चुका है, इसलिए किसी भी क्षेत्र को कठोर क्षेत्र कहना उचित नहीं होगा। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, विधानसभा की बैठक में राज्य के आरडब्ल्यूडी मंत्री पीडी सोना ने कहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी के तहत कुल 42 सड़कों का निर्माण किया गया था। उन्होंने स्वीकार किया है कि इनमें से 37 सड़कें पूरी तरह से असफल रही है, जबकि केवल 5 सड़कें ही सफल मानी जा सकती है। श्री सोना ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि इंजीनियर प्रशिक्षित नहीं थे। विभागीय अधिकारियों और टेक्नीशियंस ने आकर नैनो टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बावजूद ये तकनीक यहाँ सफल नहीं हो सकी। उन्होंने बताया है कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाया गया है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया जाएगा कि जब भी उन्हें केंद्र के मंत्रियों से मिलने का अवसर प्राप्त हो, वे इस मुद्दे पर जरूर बात करें। नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में चर्चा में भाग लेते हुए विधायक लाइसेंस सिमाई ने कहा है कि पीएमजीएसवाई के तहत नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग पूरी तरह असफल साबित हुआ। उन्होंने कहा कि ये तकनीक खड़ी ढलानों, भारी वर्षा, भूस्खलन और पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में लंबा वर्षा काल और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इसलिए यहाँ पारंपरिक निर्माण पद्धतियां अधिक उपयुक्त होते हैं। विधायक ने यह भी कहा है कि इस परियोजना के कारण स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ है, क्योंकि इसमें स्थानीय सामग्री का उपयोग ही नहीं किया गया। कई सड़कें या तो अधूरी रह गई है या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्होंने कहा है कि यदि जीएपी फंडिंग नहीं दी गई तो कई परियोजनाएं अधूरी ही रह जाएंगी और इस विषय में व्यापक नीति सुधार की आवश्यकता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विधायक वांगलाम साविन ने कहा है कि उन्होंने 2023 में भी ये मुद्दा उठाया था और मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये सड़कें शायद केवल 5 टन वाले वाहनों के लिए ही उपयुक्त है। जब सेना की भारी ट्रक इन सड़कों पर चलते हैं तो सड़कें जंगलों में लकड़ी ढोने वाली पगडंडी जैसी हो जाती है और तो और मानसून के दौरान स्थिति और भी खराब हो जाती है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर ये तकनीक पहाड़ी क्षेत्रों में केवल परीक्षण के तौर पर लागू की जा रही थी तो इसे पूरे राज्य में क्यों लागू किया गया। उन्होंने भी सड़कों की मरम्मत और पूरा करने के लिए जीएपी फंडिंग की मांग की है।
विधायक होनचुंग ङामदाम ने कहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी को स्वीकार करना एक गलती थी। उन्होंने बताया कि ठेकेदार, इंजीनियरों और मजदूरों को इस तकनीक के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इंजीनियरों को भी पर्याप्त अनुभव नहीं था और मिट्टी की सही जांच भी नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि पहले 1 से 3 किलोमीटर तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका परीक्षण किया जाना चाहिए था और सफल होने के बाद ही इसे बड़े स्तर पर लागू करना चाहिए था। विधायक ने कहा है कि PMGSY की गाइडलाइंस भी अधूरी है। पहले 5 वर्षों तक सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है, लेकिन उसके बाद कौन सा विभाग इसकी देखभाल करेगा, PWD या RWD, ये स्पष्ट नहीं है। इसके बाद चर्चा में भाग लेते हुए विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से ये तकनीक अच्छी लगती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश की परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से उपयोगी नहीं है। उन्होंने कहा कि तिराप और लोंगडिंग जिलों को इस प्रयोग के लिए गिनीपिग की तरह इस्तेमाल किया गया। विधानसभा में विधायक वांगलिंग लोवांगडोंग ने तिराप जिले के खोंसा में राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स स्टेडियम के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिले में अभी तक राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कोई मान्यता प्राप्त स्टेडियम नहीं बनाया गया है। उन्होंने बताया है कि नेहरू स्टेडियम का निर्माण 1980 के दशक में केवल 13 लाख रुपए की लागत से बॉर्डर फंड के तहत किया गया था, जिस पर जवाब देते हुए खेल राज्य मंत्री केंतो जिनी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के हर जिले में राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाना संभव नहीं है। हालांकि होलोंगी में 35,000 दर्शकों की क्षमता वाली फीफा मानक का एक स्टेडियम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तिराप जिले के मियाओ में एक नया स्पोर्ट्स अकादमी निर्माणाधीन है, जिसके लिए प्रारंभिक तौर पर 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं कुमार वाई ने कहा है कि बजट में स्कूल स्पोर्ट्स मीट के लिए अच्छा प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन बामिंग जिले में खेल सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने पूछा है कि क्या खेलो इंडिया योजना अभी भी सभी जिलों में जारी है। इस पर खेल मंत्री ने कहा है कि खेलो इंडिया योजना अभी भी जारी है, हालांकि फिलहाल इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर रोक लगी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि मार्च के बाद इसे फिर से शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। श्रोता मित्रों, हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि आज के सत्र में विनियोग नंबर 1 विधेयक 2026 का पुरस्थापन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। साथ ही कल के सत्र में बजट 2026-27 पर चर्चा होने की संभावना भी है। आशा है कि 8वें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 2026-27 के चौथे दिन पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी कल इसी अंक के एक और नई कड़ी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।